हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इस समय बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं और अपने आसपास साफ सफाई का और बार बार हाथ धोने का पूरा ध्यान रख रहे हैं। आज हम हमारा जो लेसन 10 चल रहा है उसका हम ए पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड पार्ट जो है वो इस साल के हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमने पार्ट सी स्टार्ट कर दिया था और उसका पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका पार्ट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने मैनेजमेंट की बात की थी कि समय का व्यवस्थापन किस प्रकार किया जाए, तो हमने समय व्यवस्थापन के बारे में पढ़ा। अब हम इसी समय व्यवस्थापन को आगे कंटिन्यू करते हैं और अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ से हम क्वेश्चन के साथ चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि समय प्रबंधन की स्थितियों का वर्णन कीजिए, यानी कि टूल्स इन टाइम मैनेजमेंट का हमें इसको एक्सप्लेन करना है। जिसमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमारे समय का जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, उसमें कौन कौन सी स्टेजेस आती है, कौन कौन सी स्थितियां आती हैं। बहुत सिंपल सा है, बस हमें इसे थोड़ा सा समझना है कि हम जब काम करते हैं तो हम अपने काम की शुरुआत बड़े इंटरेस्ट के साथ करते हैं। थोड़े समय बाद हम उस इंटरेस्ट के साथ उस काम को काफी काफी कंप्लीट कर चुके होते हैं, फिर हमें थकावट महसूस होने लग जाती है। तो ये सारी हमारी स्थितियां हैं। तो इसे इन्हें हम समझेंगे। तो पहला है चरम भार अवधि, पीक लोड पीरियड। किसी निर्दिष्ट अवधि में काम की अधिकतम बोझ को चरम भार अवधि कहते हैं, जैसे प्रातःकाल का समय या रात्रि के भोजन का समय। यानी इस समय हमारे घर के अंदर या हम जहां पे भी काम कर रहे होते हैं उस समय बहुत ज्यादा काम होता है। अब देखो, प्रातःकाल का जब टाइम होता है, सुबह का जो समय होता है, उसमें आप सभी को स्कूल आना होता है, तो आपकी मदर जो होती है वो किचन में काम कर रही होती है। साथ साथ बहुत सारे काम एक साथ घर के अंदर चल रहे होते हैं। कोई जना नहा रहा होता है, कोई तैयार हो रहा होता है, कोई ब्रेकफास्ट के लिए रेडी हो रहा होता है, किसी का लंच पैक हो जाने का टाइम हो जाता है। यानी कि अगर फादर को आपसे पहले निकलना है तो उनके लंच पैक करने का टाइम शुरू हो जाता है। तो इस समय ये जो टाइम होता है ये पीक आवर्स होते हैं, यानी पीक लोड पीरियड होता है, जिस समय बहुत ज्यादा काम होता है और घर के प्रत्येक एरिया में कुछ ना कुछ कार्य चल रहा होता है। जैसे आपके अगर दादाजी हैं, दादी जी हैं, तो वो उस दौरान पूजा कर रहे होंगे, किसी को उस समय नाश्ता चाहिएगा, कोई उस समय पढ़ाई कर रहा होगा, कोई स्कूल जाने की तैयारी कर रहा होगा। यानी घर के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ ना कुछ काम चल रहा होता है। तो यह क्या कहलाता है? चरम भार अवधि। इस समय सबसे ज्यादा ये पीक लोड पीरियड होता है, जिसमें अधिकतम बोझ होता है काम का। और ऐसा ही अगर हम रात्रि के समय देखें, इस समय परिवार के सभी जो मेंबर्स होते हैं वो वापस घर पे आ जाते हैं और वापस काम का पीक टाइम चल रहा होता है, जिसमें रात्रि का भोजन बनाना होता है। सब अपने अपने काम कर रहे होते हैं। कोई जना सुबह की प्रिपरेशन कर रहा होता है, कोई होमवर्क कर रहा होता है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अलग अलग अपने कार्य कर रहा होता है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो वर्क कर्व है, उसे पढ़ेंगे, कार्य वक्र पढ़ेंगे। समय अनुसार कार्य देखने का एक साधन है ये जो वक्र है, ये जो कर्व है, ये समय के अनुसार किस प्रकार कार्य होता है उसे देखा जाता है। तो ए और बी कार्य के लिए स्फूर्ति प्रदान पैदा करने की अवधि है। जो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, इस समय कोई भी काम जैसे सुबह हुई, उस समय स्फूर्ति के साथ काम आगे बढ़ता है और पीक आवर्स तक जाता है। मतलब सभी जने बहुत ही इंटरेस्ट के साथ अपने अपने कामों को कर रहे होते हैं और सभी जल्दबाजी के साथ अपने कामों को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो सी पॉइंट है वो काम करने की अधिकतम क्षमता की स्थिरता की अवधि है। अब फिर काम धीरे धीरे स्लो हो जाता है और जो सी पॉइंट है, इस समय जो स्फूर्ति प्रदान करने की अवधि है, जो काम करने की अधिकतम क्षमता है, उसमें स्थिरता आ जाती है। और डी थकान के कारण अधिकतम गिरावट आ जाती है। इस समय अधिकतम गिरावट आ जाती है। देखो, मैं इसको सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करती हूँ कि ये जो ग्राफ बना रखा है ये कार्य है और ये समय है, ठीक है। और इसके बीच में एक अंतराल भी आता है। अगर मैं आपको देखो, अगर हम इसको स्कूल के हिसाब से समझें, तो आप स्कूल आते हैं, आपका एक समय निर्धारित होता है जिस समय सभी बच्चे स्कूल आ जाते हैं और हमारा जो पढ़ने का सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। तो आप बहुत
सुबह सुबह आप बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे होते हैं, आपको सब कुछ याद होता है, आपका सारा काम कंप्लीट होता है जो कि आप घर से करके आते हो, तो ये स्फूर्ति पैदा करने की अवधि होती है। इस समय स्फूर्ति होती है और हम उस काम को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। फिर है कि काम की अधिकतम क्षमता की स्थिरता की अवधि होती है। इस समय यानी कि जब 10 बज जाते हैं, सुबह के 10 बज जाते हैं, जब तक आप अपना 4 क्लासेस ले चुके होते हो अलग अलग सब्जेक्ट की, और अब आपके जो काम करने के अंदर स्थिरता आ जाती है। फोर्थ पीरियड जो होता है, फोर्थ क्लास जो होती है, उसके अंदर आप सबको एक इंतजार रहता है कि आप थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, और उसके थोड़े से समय के लिए मान लो आप 20 मिनट का आपको ब्रेक दे दिया जाता है, यानी 10 से लेके 10-20 तक का ब्रेक दे दिया जाता है। इस समय तक आप थक चुके होते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद फिर से आपका फिफ्थ पीरियड स्टार्ट हो जाता है, फिफ्थ क्लास स्टार्ट हो जाती है, और आप एक इंटरेस्ट के साथ फिर उसको पढ़ते हो। और 12:30 बजे और 1 बजे जब भी आपकी छुट्टी का टाइम होता है स्कूल के, जब तक आपको थकावट आने लग जाती है और आपके जो काम करने की क्षमता है उसमें बिल्कुल गिरावट आ जाती है, और लास्ट का जो टाइम होता है उसमें आप कहते हो नहीं, अब ये काम मैं घर जाके करूंगी, अब बस। तो ये क्या है, ये कार्य का जो ग्राफ बनाया हुआ है कि किस तरीके से काम होता है। इसे अगर हम घर के संदर्भ में देखना चाहें तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें समय है और कार्य है। तो सुबह जैसे ही शुरुआत होती है, हमारे जो कार्य करने की स्पीड होती है वो बहुत तेजी से बढ़ रही होती है। किचन का काम कंप्लीट हो जाता है, नहाने का काम कंप्लीट हो जाता है, सब लोग अपने अपने कामों पे चले जाते हैं। और इस समय तक जैसे 10 और 11 बजे के बीच में जो काम है वो ऑलमोस्ट सबका कंप्लीट होने का के उस पे होता है कि कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो घर में मदर होती है, उन्हें थोड़े अंतराल का रेस्ट चाहिए होता है। उसमें कोई जने हैं वो थोड़ा सा लेट के रेस्ट करते हैं, कोई टीवी चला के अपना मनोरंजन कर रहा होता है, किसी को पढ़ने का शौक है तो वो पढ़ाई कर रहा होता है, किसी को कोई काम अन्य काम करने हैं जैसे बाजार से कुछ लाना है, और रेस्ट करना है, अपने मनोरंजन का काम कुछ भी वो इस अंतराल के दौरान कर सकते हैं। उसके बाद फिर से काम की शुरुआत होती है और शाम आते आते वापस थकावट हो जाती है। तो ये सबसे पहले हमने चरम भार अवधि के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने कार्य वक्र के बारे में पढ़ा। स्टूडेंट्स, हमारा जो थर्ड पॉइंट है जिसमें हम बात करेंगे कि विश्राम अंतराल की अवधि किसे कहते हैं, रेस्ट पीरियड्स किसे कहते हैं, या ब्रेक पीरियड किसे कहते हैं। तो यह वह अवस्था होती है जब हम एक काम को करते करते शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से थकावट महसूस करने लग जाते हैं, और हमें लगता है कि अब हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। जैसे आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, उसके बाद लगता है कि नहीं, अब मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते थक गई हूँ। जहां पे आपके मन में ये थकावट का शब्द आने लग जाता है, वहां पे आप महसूस करते हैं कि अब मुझे ब्रेक लेना चाहिए। तो आप 10-15 मिनट के लिए उठते हैं, ब्रेक लेते हैं, जिसमें आप मूवमेंट करते हैं, पानी पीते हैं, बात करते हैं, और उसके बाद फिर से आके पढ़ने बैठ जाते हैं। तो डेफिनेशन क्या है कि काम करने के समय के दौरान कई अनुत्पादक रुकावटें आती है। अनुत्पादक यानी कि आपका जो काम है उसको कंप्लीट करने के लिए आपके मन में कुछ रुकावटें आने लग जाती है। जैसे आपको लगता है कि नहीं, मैं ये काम छोड़ देती हूँ, अब मैं थक चुकी हूँ, अब मुझे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। तो इन रुकावटों को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अंतराल की अवधि आती है हमारी, यानी हमें थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए, जिसमें हम कंफर्टेबल फील कर सके और एनर्जेटिक होकर दोबारा से उस काम को करने के लिए तैयार हो सके। इसकी आवृत्ति का मतलब क्या अर्थ है कि किसी भी काम को बार बार करना, यानी फ्रीक्वेंसी। तथा समय बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें दो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि आवृत्ति और समय। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप स्कूल जाते थे तो स्कूल के अंदर आप देखते थे कि 4 पीरियड आपके हो जाते हैं, 4 क्लासेस होने के बाद में आपको 20 और 25 मिनट का रेस्ट दिया जाता है। वो रेस्ट किस लिए दिया जाता है कि आप आने वाले 4 जो नेक्स्ट पीरियड है उसके अंदर, नेक्स्ट क्लासेस के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ सके, जिसमें कि आपको मानसिक रूप से थकावट ना हो और आप उस बात को अच्छे से समझ सके। तो यहाँ पे हर व्यक्ति, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो, चाहे हम अपने घर में काम कर रहे हो, चाहे हम स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, चाहे हम खेल भी रहे हो, खेल के दौरान भी हमें कुछ विश्राम की अवधि चाहिए होती है, क्योंकि हम लगातार खेल भी नहीं सकते हैं। तो हम चाहे कोई भी काम कर रहे हो, उसके लिए हमें अंतराल की अवधि की आवश्यकता होती है, एक ब्रेक पीरियड की आवश्यकता होती है, जिसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह जो ब्रेक पीरियड है, ये ना तो बहुत ज्यादा लंबा होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए।
एक लिमिटेड टाइम का होना चाहिए जिसमें हम अपने आप को वापस से ऊर्जावान महसूस कर सके, एनर्जेटिक महसूस कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कार्य का सरलीकरण। ये जो पूरा चैप्टर है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। हमें अपने आसपास साइंस को देखना है कि हम अपने घर में, हम अपने काम करते हुए किस प्रकार साइंस का उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जो होम साइंस की डेफिनेशन क्या है, मैं आपको फर्स्ट चैप्टर से दोबारा रिवाइज करवाती हूँ कि हमारी होम साइंस की डेफिनेशन थी कि यह कला और विज्ञान का एक सम्मिलित रूप है जिसमें नियमों और सिद्धांतों का पालन किया जाता है। तो यहाँ पे कोई भी काम कर रहे हो हम, घर का या स्कूल का या हम अपना कोई पर्सनल काम कर रहे हैं, हर काम के अंदर एक साइंस लगी हुई है और यही हमारी होम साइंस है। हमें इस साइंस को ध्यान में रखते हुए कलात्मक रूप से अपने कामों को इंटरेस्टिंग वे से, कौशल के साथ में कंप्लीट करना है। तो कार्य का सरलीकरण क्या है, वर्क सिंप्लीफिकेशन किसे कहते हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद करना कि किसी भी कार्य को सबसे सरल, आसान और अतिशीघ्र विधि से करने की चेतन कोशिश क्या कहलाती है, कार्य सरलीकरण यानी कि वर्क सिंप्लीफिकेशन कहलाती है। इसका आशय दो महत्वपूर्ण संसाधनों से है। कौन से महत्वपूर्ण संसाधन है वो, समय और ऊर्जा, इनका सही मिश्रण होना चाहिए और सही प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट होना चाहिए, तभी कोई काम सही तरीके से हम कर सकते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि समय तथा ऊर्जा की निर्दिष्ट मात्रा में अधिक से अधिक काम निष्पादित करना। निष्पादित करने का क्या अर्थ है, खत्म करना, समाप्त करना, या निर्धारित काम को पूरा करने के लिए समय और ऊर्जा दोनों की मात्रा को घटाना बढ़ाना। यानी कि जब भी हम काम करते हैं, अगर हम उस काम को सरल तरीके से, आसान तरीके से करते हैं तो हमारी ऊर्जा कम लगती है और हमारा समय बचता है। उस ऊर्जा और समय को बचाकर हम अपने अन्य काम कर सकते हैं, जैसे मार्केट जाना है, शॉपिंग करनी है, फ्रेंड से बातें करनी है, टीवी देखना है, गाने सुनने हैं, हम उसमें उस टाइम और ऊर्जा को यूज कर सकते हैं। अब देखो इसका एक एग्जांपल, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि वर्क सिंप्लीफिकेशन क्या है, अपने काम को सरल तरीके से करना। सरल तरीके से कैसे करना, यानी कि हमारे जो खड़े रहने की पोजीशन है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, किसी भी काम को करने की पोजीशन बिल्कुल सही होनी चाहिए, और हम उन उपकरणों का उपयोग करें जिससे हमारी ऊर्जा को बचाया जा सके। अब वो उपकरण कौन से हैं, जैसे हम किचन में काम कर रहे हैं तो हम प्रेशर कुकर का यूज कर सकते हैं, हम माइक्रोवेव ओवन्स का यूज कर सकते हैं, हम कपड़े धो रहे हैं तो वॉशिंग मशीन का उपयोग करके हम कपड़े धो सकते हैं। तो एक तरफ हमारे किचन का काम चलता रहेगा और एक तरफ कपड़े धुलने का काम। तो हम उन उपकरणों का उपयोग करके भी वर्क सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं जिससे कि हमारी समय और ऊर्जा दोनों को बचाया जा सके। कार्य पद्धति में परिवर्तन लाने यानी हमारे जो कार्य करने का तरीका है उसमें परिवर्तन लाके उसे सरल बनाने के लिए निम्नलिखित स्तर हैं। अब इसके कौन से स्तर हैं, पहला है हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन। आप यहाँ पे ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि एक लेडी जैसे खाना बना रही है, तो अब जो जितना भी मटेरियल है उस समय खाना बनाते हुए वो आसपास ही होना चाहिए, उनके उसके लिए उनके बार बार मूवमेंट नहीं करना चाहिए कि एक बार वो स्टोरेज एरिया में जा रही हैं, स्टोर में जा रही हैं, फिर कुछ लेके आ रही हैं, फिर जा रही हैं, फिर लेके जा आ रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब हम घर बनाते हैं, यानी कि जब हम स्पेस मैनेजमेंट, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो हम यह ध्यान रखते हैं किचन की योजना बनाते समय कि जो कबर्ड्स है वो और सामान जहाँ पे रखना है, जो रैक्स बनाए जा रहे हैं वो आसपास ही होने चाहिए, जिससे कि वहां पे सामान को सही प्रकार से रखा जा सके और अपने हाथों का मूवमेंट भी सुचारू रूप से किया जा सके। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपके आगे स्पेस मैनेजमेंट में भी आएगा कि जब किचन की योजना बनाई जाती है तो जो स्लैब बनाई जाती है वो काम करने वाले की हाइट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिससे कि वो शरीर के सही पोस्चर के साथ काम कर सके, उन्हें झुकना ना पड़े। अगर वो झुकेंगे तो उनके शरीर पे तनाव आएगा, उनकी हड्डियों और पेशियों पे तनाव पड़ेगा और वो थकावट महसूस करेंगे किसी भी काम को करने के लिए। और एक लंबे समय तक अगर यही प्रक्रिया रहने लग जाती है तो थोड़े समय पर हमारे तनाव के कारण और शरीर में बीमारियां होने लग जाती है, अगर हमारा पोस्चर सही ना हो तो।
तो कुछ प्रक्रियाओं को छांटकर और कुछ को जोड़कर अनेक काम हैं जो कम प्रयास से पूरे किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देखेंगे कि जब हम बर्तन धोते हैं तो जो बर्तन का रैक है वो हम उसको ऊपर ही लगा लेते हैं और बर्तन धोने के बाद इसमें रख देते हैं। तो अब इसे सुखाने में हमें अपना टाइम और ऊर्जा नहीं लगानी पड़ेगी, जो कि हमारे वर्क सिंप्लीफिकेशन को दर्शाता है। यानी कि हम अपने कार्य को सरल तरीके से कर रहे हैं, उपकरणों का उपयोग करके और कौशल का उपयोग करके, जिससे कि हम अपने समय और ऊर्जा का बचाव कर सके। नेक्स्ट है कार्य के क्रम में सुधार लाना, यानी जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, तो परिणाम को सुधारा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमें अपने घर की सफाई करनी है या हमें किचन का भी काम करना है, तो हमें एक सीक्वेंस से काम करना है। ऐसे नहीं कि एक बार हम किचन में काम कर रहे हैं, फिर हम सफाई करने चले गए, फिर हम कपड़े धोने चले गए, वो किचन का काम वही रह गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें एक क्रम में काम करना चाहिए। जैसे कि अब इसमें एक एग्जांपल दे रखा है आपकी बुक में कि अगर हम सफाई कर रहे हैं तो सब हमें डस्टिंग एक साथ कर लेनी चाहिए, फिर झाड़ू एक साथ लगाना चाहिए और पोछा सभी कमरों में एक साथ लगाना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि पहले एक कमरे को लिया, पहले उसकी डस्टिंग की, फिर उसमें झाड़ू लगाया, फिर उसमें पोछा लगाया। तो इस प्रकार हमारी ऊर्जा का ह्रास बहुत ज्यादा होगा, हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा वेस्ट होगी। तो हमें किसी भी काम को करने के लिए क्रम का ध्यान रखना चाहिए कि हम सही सीक्वेंस में उस काम को कंप्लीट करें। कार्य में कुशलता विकसित करके हम कोई भी काम कर रहे हैं उसको स्किल्स के साथ करना चाहिए और उसको सही तरीके से करना चाहिए। पहले उसको जानना चाहिए कि वो काम किस तरीके से होना है, जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम समय और ऊर्जा दोनों को बचा सके। जैसे कि आपको एक रेसिपी बनानी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप सबसे पहले उसे गए और आपने उस रेसिपी को समझा कि ये कैसे बनेगी। आप उसके बाद क्या करेंगे, सारा जो भी उससे रिक्वायर्ड मटेरियल है उसको एक जगह लाके रख देंगे और उसके बाद आप जल्दी से बनाना शुरू कर देंगे। पर अगर आप ऐसे करेंगे, आपने बनाना बीच में शुरू कर दिया, फिर आप पूछने जा रहे हैं अपनी मम्मा से अब इसको कैसे बनाना है, या आप यूट्यूब से देख के सीख रहे हैं, तो बार बार आप उसको चला रहे हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान क्या होगा, समय और ऊर्जा दोनों का बहुत ह्रास होगा। इसलिए सबसे पहले जिन जो वीडियोस आप देखते भी है ना, जैसे रेसिपी बनाने का कोई वीडियो देख रहे हैं, तो आप उसमें देखोगे कि जो बनाने वाले और बताने वाले लोग हैं वो सबसे पहले सारा मटेरियल एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं, उसकी मात्रा बताते हैं, इतनी इतनी मात्रा आप कलेक्ट करके रख लो, और फिर वो जल्दी से बनाना बता देते हैं। तो आपको भी कोई काम अगर करना है तो आप इसी तरीके से करें, अपने कौशल के साथ करें कि आप एक साथ सारा सामान एक जगह रखें और उसके बाद उसको बनाएं, जिससे कि आपके समय और ऊर्जा दोनों की बचत होगी। फिर है शरीर की मुद्रा सुधार करके, शरीर की सही और उत्तम मुद्रा बनाए रखकर, पेशियों का प्रभावी प्रयोग कर, शरीर के अंगों को एक सीध में रखकर, अधिकतम भार अस्थियों के ढांचे पर डालकर अस्थियों को सभी तनावों से मुक्त किया जा सकता है। देखो, इसका एक एग्जांपल है। इन सभी बातों को समझना बहुत आसान है। इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि अपने शरीर के पोस्चर को, अपने शरीर की जो मुद्रा है उसको सही प्रकार से रखें, उसे स्टैंडिंग पोजीशन में ही रखें। अगर हम झुक के काम करते हैं जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, तो हमें हमारी मांसपेशियों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तनाव पड़ेगा अस्थियों के ऊपर, और हम बहुत जल्दी ही थकान महसूस कर लेंगे। तो हमारे शरीर का जो पोस्चर है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। इसके लिए जितने भी इक्विपमेंट आते हैं, जैसे वैक्यूम क्लीनर आ रहा है या इस प्रकार के झाड़ू और पोछा आ रहे हैं, आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें पीछे हैंडल लगा हुआ होता है, जिसका उपयोग करके इजीली काम को किया जा सकता है, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। तो हमें अपने शरीर की मुद्रा का ध्यान रखना चाहिए, उसका सुधार करके ही काम करना चाहिए, जिससे कि हम अपने समय और ऊर्जा दोनों को बचा सके। नेक्स्ट है खड़े रहने की उत्तम मुद्रा, यानी गुड स्टैंडिंग पोस्चर। यहाँ पे हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम खड़े होते हैं तो हमारा सिर, हमारी गर्दन, हमारा वक्ष और हमारा उदर जो पेट है वो संतुलित अवस्था में होना चाहिए, उसके ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए सभी कहते हैं कि वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर का भार ना बढ़े, और जो शरीर का भार है अगर वो अस्थियों पे और हड्डियों पे आ जाता है तो हमें दर्द महसूस होने लग जाता है और तनाव की स्थिति हो जाती है।
इस हेतु हमारा जो बैठने का तरीका है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, जिससे कि हमारे अस्थियों और हमारे तंत्रिका के ऊपर तनाव ना हो। जो हमारी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, उसके ऊपर तनाव नहीं आना चाहिए। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि हमारे बैठने की पोजीशन बिल्कुल सही होनी चाहिए, खड़े रहने की पोजीशन, चलने की पोजीशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। हमें अपने पोस्चर का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारे पेशियों और तंत्रिकाएं तनाव मुक्त रह सके। और इस प्रकार संतुलन में उतना समायोजन होना चाहिए जितना कि काम के लिए जरूरी है। यानी कि अगर हम इस तरीके से सही पोस्चर के साथ काम करते हैं तो हमें थकावट महसूस कम होगी और हम शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से थकावट कम महसूस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य भंडारण स्थान और प्रयुक्त उपकरणों में परिवर्तन। यानी कि कार्य को इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि जो भंडारण स्थान है वो पास में ही हो और उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। किस प्रकार करना चाहिए, देखो इसको मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाती हूँ कि जब भी हम कोई काम कर रहे हैं तो वहां पे हम अगर उपकरणों का उपयोग करके कर रहे हैं तो हम अपने श्रम को बचा सकते हैं और उन श्रम को बचा सकते हैं, समय को बचा सकते हैं और उस समय का उपयोग हम अपने दूसरे कामों के लिए कर सकते हैं। तो जब हम किचन में काम कर रहे हो तो वहां पे भंडारण स्थानों की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए, स्टोरेज प्रॉपर होना चाहिए जहाँ पे हमें काम करते हुए अच्छा लगे और हम सही प्रकार से काम कर सकें। रसोई के उपकरणों को पुनर्व्यवस्थित करना, कार्य स्लैब की ऊंचाई तथा चौड़ाई, ये मैंने लास्ट स्लाइड में भी आपको बताया है कि जो स्लैब है उसकी ऊंचाई और चौड़ाई बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर वह कार्य करने वाले व्यक्ति के लंबाई के आधार पर नहीं होगी तो उसके ऊपर हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और हमारी अस्थियां और हमारे जो मसल्स हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ना तो वह बहुत ज्यादा नीची होनी चाहिए, ना ही अपनी ऊंचाई से ज्यादा ऊंचा होना चाहिए। उपभोगकर्ता के अनुसार सही प्रकार से बनाया जाना चाहिए। और समय बचाने वाले उपकरण कौन कौन से हैं, जैसे प्रेशर कुकर है, वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव है और टोस्टर है, मिक्सर है, इनका उपयोग करके हम अपनी ऊर्जा को बचा सकते हैं। उसके बाद है अंतिम उत्पाद में परिवर्तन। यानी कि निम्नलिखित कारणों में यह परिवर्तन आ सकते हैं कि भिन्न भिन्न कच्ची सामग्री का उपयोग करना। यानी जब हम जिन भी रॉ मटेरियल का यूज कर रहे हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो हमें इस प्रकार से रॉ मटेरियल का यूज करना चाहिए कि हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, अपनी ज्यादा एनर्जी ना लगानी पड़े। फॉर एग्जाम्पल आप कोई सब्जी बना रहे हैं तो पहले अगर उसमें साबुत मसाले लेंगे तो सब्जी बनाने से पहले आपको साबुत मसालों को साफ करना पड़ेगा, फिर उन्हें पीसना पड़ेगा और उसके बाद आप उसे सब्जी में यूज कर सकते हैं। अगर इसके जगह हम पिसे हुए मसालों का उपयोग करेंगे तो हम काम को जल्दी कर सकते हैं। उसी कच्ची सामग्री से विभिन्न उत्पाद तैयार करना, जैसे आइसक्रीम की जगह कुल्फी बनाना, रसदार कोफ्ते की जगह लौकी के परांठे बनाना। तो लौकी के परांठे बना रहे हैं, अब हम अगर कोफ्ते बनाते हैं तो उसमें समय ज्यादा लगता है और हमारी एनर्जी ज्यादा लग रही है, तो उसकी जगह हम उसके ऑप्शन में कोई दूसरा भी आइडिया ले सकते हैं और उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। सामग्री और तैयार उत्पाद दोनों में परिवर्तन करना। अब जैसे आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि पहले स्याही वाले पेन चलते थे, तो अगर पेन की इंक खत्म हो गई तो पहले स्याही लानी पड़ती थी और अलग अलग कलर की स्याही होती थी जिसे पेन में डाल के और उसके बाद लिखना होता था। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था। आजकल बॉल पेन आ गए हैं, अब इसमें स्याही डली हुई होती है और अलग अलग कलर्स में होती है और इसमें हमारी जो लिखने की स्पीड होती है वो भी बढ़ जाती है। तो हमें उन उपकरणों का उपयोग करना चाहिए जिससे हमारी ऊर्जा को बचा सके और हम अपने समय को बचा सके। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो समय का प्रबंधन है यानी टाइम मैनेजमेंट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम स्पेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे। यहाँ पे हम अपना टाइम मैनेजमेंट का जो पॉइंट है उसे कंप्लीट करते हैं। अब हम स्पेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि इस प्रकार है। अब यहाँ पे हमारा टाइम मैनेजमेंट का जो टॉपिक है समय प्रबंधन समाप्त हो चुका है। अब हम यहाँ पे स्पेस मैनेजमेंट और स्थान प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि हम अपने घर को इस तरीके से सेट करके रखते हैं जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा स्थान मिल सके और हम उसमें सारी गतिविधियों को संपन्न कर सके। अब इसमें हमारे लिए सोने का कक्ष यानी बेडरूम होता है, लिविंग रूम होता है, ड्राइंग रूम होता है,
डाइनिंग रूम होता है, किचन होता है, और पूजा का एक स्थान होता है। अलग अलग एरिया होता है जिसके अंदर की हम घर के अलग अलग कामों को संपन्न करते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति उस कामों को अलग अलग जगह पे संपन्न करता हुआ है। तो इसके लिए हमारा जो कार्यस्थल है वो बिल्कुल व्यवस्थित होना चाहिए, उसके अंदर जो फर्नीचर यूज किया जा रहा है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, जिससे कि आते जाते समय रुकावट पैदा ना हो और हम सभी कार्य को इजीली कंप्लीट कर सकें। तो अब हम जानेंगे कि स्थान प्रबंधन क्या है। घर पर, घर से बाहर और कार्यस्थल पर विभिन्न गतिविधियां चलाने के लिए लोग स्थान का प्रयोग करते हैं। जैसे घर पे हम अपने अलग अलग कामों के लिए स्थान का प्रयोग करते हैं, खाना बनाने के लिए किचन का प्रयोग कर रहे हैं, नहाने के लिए बाथरूम का उपयोग किया जा रहा है, पूजा करने के लिए पूजा घर का उपयोग किया जाता है, डाइनिंग रूम होता है जहाँ पे हम बैठ के खाना खाते हैं, लिविंग रूम होता है जहाँ पे हम टीवी देखते हैं, हम सारे जने, हम परिवार के सभी सदस्य साथ बैठ के बातें करते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग एरिया होता है जिसमें हम बहुत सारी गतिविधियों को संपन्न करते हैं। और घर के बाहर अगर हम देखें तो हम स्कूल जा रहे हैं तो वहां पे अलग अलग एरिया होता है, लाइब्रेरी है, प्रिंसिपल मैम का ऑफिस होता है, टीचर्स का स्टाफ रूम होता है, बच्चों के अपने रूम्स होते हैं जिसमें अलग अलग क्लासेस होती हैं जिसमें बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे ही अगर मैं ऑफिसेस की बात करूं तो वहां पे भी अलग अलग एरिया होता है, जो मेन ऑफिसर है उसका अलग रूम होता है, बाकी जो अन्य कार्यकर्ताएं होते हैं उनके लिए अलग का अलग बैठने का अरेंजमेंट होता है। तो काम को करने के लिए, अपनी गतिविधियां चलाने के लिए लोग स्थान का उपयोग करते हैं। जैसे उत्तम डिजाइन वाला कमरा खुलेपन का एहसास दिलाता है, जबकि वैसे ही आयाम वाला, आयाम का अर्थ क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे है कि उतनी ही जगह वाला एक दूसरा कमरा अगर वो व्यवस्थित नहीं होगा, मैनेज नहीं होगा, तो वो बड़ा होने के बाद भी छोटा और अस्त व्यस्त प्रतीत होता है। इसका क्या, यहाँ पे इस लाइन का क्या मतलब है कि अगर सही प्रकार से उसको डिजाइन किया जाए और व्यवस्थित किया जाए, और दो कमरे हैं, एक जिनका कि बिल्कुल जो डायमेंशन है वो बिल्कुल एक जैसा है, यानी वो एक ही साइज के हैं, अगर एक कमरा सुव्यवस्थित है तो वो बहुत अच्छा लगेगा, और एक कमरा अगर वो व्यवस्थित नहीं है, चाहे उतना ही स्पेस है, तो वह अच्छा प्रतीत नहीं होता है। स्थान प्रबंधन में शामिल है स्थान का नियोजन, यानी कि जो स्पेस है उसका उसका योजना बनाई जाए, उसका प्रॉपर प्लानिंग की जाए कि कितना एरिया में हमें अपना फर्नीचर रखना है, कितने में हमें बिस्तर लगाना है, कितने में हमें किचन का की योजना बनानी है। तो इस तरीके से सारी प्लानिंग की जाती है। योजना अनुसार उसकी व्यवस्था, उसके उपयोग के अनुसार योजना का क्रियान्वयन और कार्यकारिता और सौंदर्य बोध की दृष्टि से उसका मूल्यांकन। सुप्रबंधन स्थान न केवल काम करते समय आराम देता है बल्कि आकर्षक भी दिखता है। हम कहीं पर भी बैठ के कुछ भी काम कर रहे हैं, वह जगह साफ सुथरी होनी चाहिए और व्यवस्थित होनी चाहिए। अगर हम व्यवस्थित जगह पे अपना काम करेंगे तो हमें वह काम करने में अच्छा भी लगेगा, आरामदायक भी होगा, और हमें थकावट भी कम होगी, और वो हमें आकर्षक भी दिखेगा। ठीक है, तो हमें इसके लिए पहले से योजना बना लेनी चाहिए। जैसे अगर हम मकान ले रहे होते हैं या मकान बनवा रहे होते हैं, तो पहले उससे पहले योजना बनाई जाती है कि हम परिवार के कितने सदस्य हैं। तो उससे हम सोचते हैं कि हमें 2 बेडरूम सेट लेना है या 3 बेडरूम सेट लेना है। परिवार के जितने सदस्य होते हैं और हमारी जैसी आर्थिक स्थिति होती है, उसके आधार पर हम स्थान का प्रबंधन करते हैं और अपने लिए घर बनाते हैं। अब जब हम घर बना रहे हैं तो उसमें जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, कार्य किए जाते हैं, उनके लिए हमें सही प्रकार से उनको इवेलुएट करना चाहिए और उनका सही प्रकार से उसका व्यवस्थापन करना चाहिए, जिससे हम कोई भी काम अगर उसके अंदर करेंगे तो हमें उसमें आराम होगा। जैसे अगर हम ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, तो अगर हमारे ऑफिस का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, साफ सुथरा होगा, लाइट का अरेंजमेंट प्रॉपर होगा, हवा का आवागमन अच्छा होगा, तो वहां पे एक पॉजिटिविटी आती है और हमारा काम करने का मन करता है। और अगर वहां पे जगह कम होगी, घुटन होगी, लाइट प्रॉपरली नहीं आ रही होगी, तो वहां पे हमारी जो कार्य क्षमता है वो कम हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे स्थान का प्रबंधन पढ़ रहे हैं कि हमारे किस प्रकार से स्थान की योजना की जानी चाहिए और उस योजना में किस प्रकार से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए, यानी इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, और उसे किस प्रकार से सुंदर बना के रखना चाहिए जिससे हम उसमें ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। नेक्स्ट है स्थान और घर।
बैठना, सोना, पढ़ना, पकाना, नहाना, धोना, मनोरंजन आदि घर में की जाने वाली प्रमुख गतिविधियां हैं। ये वो काम है जो हम सबके घरों में होते हैं। हम घर में जाके बैठते हैं और जैसे ही हम घर में जाके बैठते हैं हम अपने आपको बहुत सुकून महसूस करते हैं, रिलैक्स्ड फील करते हैं। उसके बाद हम जहाँ और सोते हैं, पढ़ते हैं, हमें किसी प्रकार की भी चिंता नहीं होती है, क्योंकि हम अपने घर के अंदर होते हैं। यह वह स्थान होता है जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा सुकून मिलता है, सबसे ज्यादा आराम मिलता है। इनमें से प्रत्येक गतिविधियां या उससे संबंधित क्रियाओं को चलाने के लिए घर में प्राय विशिष्ट क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं। जहां पर स्थान प्रबंधन हो, इन गतिविधियों को चलाने के लिए विशिष्ट कमरों का निर्माण किया जाता है। अधिकांश शहरी मध्यम वर्गीय घरों में एक बैठक, एक या उससे अधिक शयन कक्ष यानी कि सोने का कमरा, किचन होती है, स्टोर होता है जिसे हम भंडार घर कहते हैं, बाथरूम होते हैं जिन्हें हम स्नान घर कहते हैं, वॉशरूम्स होते हैं, वरांडा होता है और ऐच्छिक स्थान यानी आंगन। अगर जगह ज्यादा बड़ी है तो वहां पे आंगन होगा, बालकनी होगी, हम छोटा सा एक बगीचा भी बना सकते हैं। तो वो ऐच्छिक होता है कि अगर स्पेस होता है तो हम उसमें ये सारे काम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ घरों में अतिरिक्त कमरे भी हो सकते हैं। ये तो वो कमरे हैं जो अनिवार्य होते हैं, जिसमें कि सोने का कमरा आवश्यक रूप से हर घर में चाहिए होता है, जहाँ पे व्यक्ति आराम से जाके थकावट के बाद सो सके। खाना बनाने के लिए किचन होना बहुत जरूरी है। सभी सामान को रखने के लिए और किचन का सामान भी रखने के लिए एक स्टोरेज एरिया होना जरूरी है। वॉशरूम्स होने जरूरी है और घर में थोड़ा सा आंगन होना चाहिए जहाँ पे बैठ के हम बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकें। इसके अलावा जहाँ पे बड़े घर होते हैं वहाँ पे डाइनिंग हॉल होता है यानी भोजन कक्ष होता है, स्टडी रूम होता है, पढ़ने का कमरा या अध्ययन कक्ष, मनोरंजन कक्ष होता है, श्रृंगार कक्ष होता है, गेस्ट रूम होता है, बच्चों का कमरा होता है, गैराज होते हैं जहाँ पे गाड़ी और स्कूटर आदि को रखा जाता है, सीढ़ियाँ होती है, गलियारे, पूजा घर, बगीचा, बालकनी, ये सब होते हैं। तो कोई भी घर बनाने से पहले उसकी योजना बनाई जाती है कि कितने बाई कितने का एरिया रखा जाए, बेडरूम कितना बड़ा होना चाहिए, लिविंग रूम कितना बड़ा होना चाहिए, किचन कितना बड़ा होना चाहिए, उसमें कितने खिड़की और दरवाजे होने चाहिए, हवा का आगमन सही प्रकार से होना चाहिए, किचन है उसके अंदर प्रकाश और हवा दोनों आनी चाहिए यानी लाइट आनी चाहिए। जो हमारा स्टडी रूम है उसके अंदर भी प्रॉपर नेचुरल लाइट आनी चाहिए, जिससे कि हम बिजली की भी बचत कर सकें और जो नेचुरल लाइट है उसका सदुपयोग कर सकें। तो इस प्रकार उसमें अलग अलग रूम होते हैं, जिसमें आप चित्र में देख रहे हैं, पिक्चर में देख रहे हैं कि पूजा घर है और ये बच्चों के लिए एक स्टडी रूम भी है। तो ये उन घरों में होते हैं जहाँ पे की अतिरिक्त स्पेस होता है, ज्यादा जगह होती है। पर जो अनिवार्य होते हैं वो ये सब होते हैं, जिसमें सोने का कमरा, रसोई घर, भंडार घर, स्नान घर, शौचालय, ये सब आवश्यक रूप से चाहिए होते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करेंगे स्थान नियोजन की, यानी कि जो स्पेस की जब प्लानिंग की जा रही है तो उसके लिए कौन कौन से सिद्धांत होने चाहिए, हम इसके बारे में जानेंगे कि हम चाहे छोटा घर बना रहे हों या बड़ा घर बना रहे हों, पर उसकी एक योजना, उसका जो प्लानिंग है वो बनानी बहुत जरूरी होती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जगह निर्धारित करते हैं कि हम कितनी जगह पे मकान बनाएंगे और उसके ऊपर हम योजना बनाते हैं कि जो किचन है वो किस तरफ से होनी चाहिए, बेडरूम्स है उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, स्टडी रूम किस तरफ होना चाहिए, बालकनी किस तरफ होनी चाहिए। तो ये सारी योजना बना के उसके बाद ही मकान बनाने की शुरुआत की जाती है, घर बनाने की शुरुआत की जाती है। या हमने बना बनाया घर लिया है तो उसमें भी हम योजना बनाते हैं कि कौन सा एरिया है, उसे किस तरीके से उसकी योजना बनाई जाए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्थान का हम उपयोग सही प्रकार से कर सके। तो सबसे पहले जब हम घर की योजना बनाते हैं तो उसमें हम स्वरूप के बारे में सोचते हैं कि स्वरूप भवन की बाहरी दीवारों में दरवाजों और खिड़कियों की व्यवस्था होती है, जिनमें उनके प्राकृतिक देन यानी कि जितने भी खिड़की और दरवाजे हैं वो इस प्रकार से होने चाहिए कि वहां से धूप आ सके, हवा आ सके और जो बाहर के दृश्य हो वो बिल्कुल उनका आनंद उठाया जा सके। जैसे सामने अगर पार्क है, पेड़ लगे हुए हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा मनोरंजन के हिसाब से, आनंद के हिसाब से। और वहां पे अगर
प्राकृतिक रूप से हवा आएगी, धूप आएगी, तो वो हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी रहती है। सेकंड पॉइंट है या सेकंड प्रिंसिपल है प्रभाव। प्रभाव सही अर्थ में वह छाप है जो घर को बाहर से देखने वाले व्यक्ति पर पड़ सकता है। इसमें प्राकृतिक सौंदर्य का सही इस्तेमाल, दरवाजे और खिड़कियों की सही स्थिति और अप्रिय को ढककर मनोहर आकृति प्रदान करने का उद्यम शामिल है। अब इसमें प्रभाव का क्या अर्थ है कि जो खिड़की और दरवाजे हैं वो इस प्रकार से होने चाहिए कि हमें सही प्रकार से सारी स्थिति दिख सके। जो प्राकृतिक सौंदर्य है, यानी कि जैसे घर के बाहर पेड़ लगे हुए हैं या हमारा गार्डन बना हुआ है या पार्क है, तो हम उसे आसानी से देख सके और वो हमारे प्राकृतिक सौंदर्य, हमारे घर के जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको बढ़ा सके। और अप्रिय दृश्य यानी कि जो नहीं देखने लायक है, उसके ऊपर हम कुछ शेड्स लगा सकते हैं, कुछ कर्टेन लगा के उसको उस एरिया को ढक सकते हैं। शेड लगा के कैसे, अगर घर के अंदर घर के बाहर है तब तो हम वहां पे कुछ शेड्स लगा सकते हैं, जैसे आजकल लोहे की शेड्स आती है, प्लास्टिक की शेड्स आती है, फाइबर ग्लास की जो आती है, उनको लगा के हम अप्रिय दृश्यों को ढक सकते हैं। इसके अलावा घर के अंदर अगर ऐसा है जैसे कोई खिड़की दरवाजा सही नहीं है, तो वहां पे हम कर्टेन्स का यूज लगा के उन्हें ढका जा सकता है। उसके बाद है एकांतता। स्थान नियोजन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है और वो है एकांतता। और ये जो एकांतता है यानी जो प्राइवेसी है, वो दो तरीकों से देखी जाती है, भीतरी और आंतरिक, एक्सटर्नल और इंटरनल प्राइवेसी। एक कमरे से दूसरे कमरे में एकांतता को भीतरी एकांतता कहते हैं। घर में कमरों की स्थिति, यानी कि घर जो बना हुआ है उसमें कमरों की स्थिति किस प्रकार है, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। जैसे जो ड्राइंग रूम है, जो बाहर का या मेहमानों का कमरा है, उसमें घर के सदस्यों की ज्यादा जो इस प्रकार से होना चाहिए कि वहां पे थोड़ा सा पार्टीशन होना चाहिए। घर के अंदर जितने भी काम चल रहे हैं उस दौरान वो उनको नहीं दिखने चाहिए। तो इस तरीके से योजना होनी चाहिए कि कुछ ना कुछ हर कमरे की अपनी एक प्राइवेसी होनी चाहिए। और इसके लिए क्या किया जाता है, दरवाजे में खिड़कियां रखी जाती है, छोटे गलियारे या लॉबी की व्यवस्था की जाती है, जिससे कि इस एकांतता को बनाया जा सके। इसके अलावा स्क्रीन तथा पर्दे लगाकर भी भीतरी एकांतता को बनाई जा सकती है। जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे के लिए अगर हमें एकांतता बनानी होती है तो हम उसके बाहर कर्टेन्स लगा देते हैं, जिससे अंदर अगर कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, तो उनको किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। बड़े परिवारों के लिए जैसे जिसमें बहुत सारी लेडीज हैं, तो उनको अलग एकांतता चाहिए, तो उनके लिए अलग से बैठने की व्यवस्था उपलब्ध होती है। सेकंड है एक्सटर्नल प्राइवेसी, बाहरी एकांतता। इसका अर्थ है कि जो पड़ोसियों के घरों से और सार्वजनिक सड़कों तथा उपमार्गों से घर के सभी भागों में एकांतता से है। इसके लिए इस प्रकार से नियोजन किया जाता है कि जो प्रवेश द्वार होता है, या जैसे एक लोहे का दरवाजा लग रखा है और वो उसमें इस प्रकार से है कि वो प्रॉपरली कवर्ड नहीं है और बाहर के आते जाते लोग उसे उसमें घर को देख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, वहां पे एक शेड लगा देते हैं उन लोहे के दरवाजों पे, जिससे कि अंदर क्या चल रहा है वो नजर नहीं आता है। इसके अलावा पेड़ लगा देते हैं या लताएं लगा के उसे ढक देते हैं, पौधे लगाकर उसको कवर किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम भीतरी एकांतता और बाहरी एकांतता को बनाए रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कमरों की स्थिति। अब कमरे इस प्रकार बनाए जाने चाहिए कि कमरों के एक दूसरे के साथ भीतरी संबंध है। जैसे किसी भवन में भोजन क्षेत्र और रसोई के निकट में भोजन क्षेत्र जो है वो रसोई के निकट होना चाहिए और जो शौचालय है वो किचन से दूर होने चाहिए। तो हम ये ध्यान रखते हैं जब भी हम अपना घर बनाते हैं कि जो किचन एरिया है वो डाइनिंग एरिया के पास में ही होना चाहिए, जिससे कि जो खाना जैसे ही बन रहा है तो गर्मा गर्म खाना इजीली परोसा जा सके। और जो वॉशरूम्स हैं वो दूर होने चाहिए, जिससे कि घर के अंदर एक प्राइवेसी बनी रहे और साफ सफाई का भी ध्यान रखा जा सके। नेक्स्ट है खुलापन। यह रहने वालों को कमरे के खुलेपन का आभास देता है। उपलब्ध स्थान का उपयोग पूरी तरह करना चाहिए। जैसे आप दीवारों से बनाई गई अलमारियां, खुलेपन का एहसास का क्या अर्थ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे यह बताया गया है कि जब हम घर बना रहे हैं तो उसके अंदर दीवारों के अंदर हमें अलमारियां बनानी चाहिए, शेल्फ बनाने चाहिए, जिससे कि बहुत सारे सामान का भंडारण किया जा सके
स्टोर बनाना चाहिए ताकि बाहर खुलापन रहे, उस स्टोर के अंदर ही सारा सामान आ सके। और जब इस प्रकार से योजना बनाई जाती है तो जो कमरे का फर्श होता है वो इन सभी गतिविधियों के लिए खाली रहता है, तो वहां पे इजीली मूवमेंट किया जा सके। इसके अलावा जो कलर है वो इस तरीके से होना चाहिए, जैसे कि अगर गहरे रंग का उपयोग किया जाता है तो वह छोटा होने का आभास देता है, और अगर हम हल्के रंगों का उपयोग करते हैं तो वो बड़े होने का आभास देता है। तो इस प्रकार यह एक कला के सिद्धांत हैं जिसके अंतर्गत कि रंगों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो हम जिस जब घर बना रहे हैं तो उसमें रंगों का और प्रकाश का विशेष महत्व रहता है। इसके अतिरिक्त जो फर्नीचर यूज किया जा रहा है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि वो साइड में ही रहे, आने जाने में दिक्कत ना हो, और उसमें स्टोरेज स्पेस बहुत ज्यादा होना चाहिए जिससे कि घर का सामान व्यवस्थित नजर आए। जैसे सोफा कम बेड का एग्जांपल ले सकते हैं कि उसमें स्टोरेज स्पेस भी होता है, और दिन में उसको सोफा बनाया जा सकता है और रात को उसे सोने के लिए बिस्तर के रूप में उपयोग किया जा सकता है। फर्नीचर की व्यवस्था, कमरों की योजना बनाते समय वहां रखे जाने वाले फर्नीचर की जो व्यवस्था है उसके ऊपर पूरा विचार किया जाना चाहिए। जैसे अब स्टडी रूम है तो उसमें टेबल और चेयर होनी चाहिए, किचन का अपना प्रॉपर होना चाहिए। भवन में हर कमरे का उद्देश्य अच्छी तरीके से पूरा होना चाहिए, और ध्यान रहे कि केवल अपेक्षित फर्नीचर ही रखा जाए। अपेक्षित का क्या अर्थ है, मतलब जितना उपयोगी हो उतना ही फर्नीचर हमें रखना चाहिए, जिससे कि वो व्यवस्थित नजर आ सके और उसे व्यवस्थित किया जा सके, और हमें चलने फिरने की जगह मिल सके, खुली जगह मिल सके, और हमारा जो पूरा घर है वो व्यवस्थित नजर आए, अच्छा नजर आए, और हमारी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ सके। नेक्स्ट है स्वच्छता। स्वच्छता का आशय है कि मकान में भरपूर रोशनी, हवादारी और सफाई तथा स्वच्छता की सुविधाएं होनी चाहिए। और यह इस तरीके से है, रोशनी, रोशनी का दोहरा महत्व है, यह प्रकाश देती है और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने में मदद करती है। किसी भवन में रोशनी प्राकृतिक या कृत्रिम स्रोतों से उपलब्ध कराई जा सकती है। खिड़कियां, बल्ब, ट्यूबलाइट्स रोशनी के महत्वपूर्ण साधन है, यानी उसमें नेचुरल लाइट भी आनी चाहिए, और जो अपना लाइटिंग इफेक्ट है वो भी होना चाहिए। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो कि यहाँ पे दीवार के अंदर रोशनदान बने हुए हैं जिससे कि लाइटिंग इफेक्ट प्रॉपर रहे, और कांच के खिड़कियां दरवाजे लगी हुई है उससे भी नेचुरल जो धूप आ सकती है, रोशनी आ सकती है। इसके अलावा भी जो इफेक्ट होता है ट्यूबलाइट्स का, बल्ब का, उसका भी अपना एक विशेष प्रभाव होता है। जैसे अगर कोई पिक्चर लगी हुई है तो उसके ऊपर अलग तरीके के बल्ब यूज किए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के रोशनी का उपयोग किया जाता है रोशनी प्राप्त करने के लिए। तो यह बहुत आवश्यक है कि जब हम घर बना रहे हैं तो उसमें हमें रोशनी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है वायु संचार। इससे भवन में सारा जो माहौल होता है वो खुशनुमा लगता है। कमरे में आरामदायक वातावरण को प्रभावित करने के लिए महत्वपूर्ण कारक है। इसमें खिड़कियां, दरवाजों और रोशनदानों को इस प्रकार बनाया जाता है कि अधिक से अधिक हवा का आगमन हो सके, और खिड़कियां यदि एक दूसरे के सामने हो तो जो क्रॉस वेंटिलेशन है वो हो सके। तो खिड़कियां इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि वो आमने सामने हो जिससे कि क्रॉस वेंटिलेशन हो सके, और घर के सभी कमरों में दरवाजे और खिड़कियां और रोशनदान होनी चाहिए जिससे कि शुद्ध वायु हमारे घर में आ सके। भवन में स्वच्छ वायु की कमी से सिरदर्द, अनिद्रा, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता आदि हो सकते हैं। हवा का आगमन प्राकृतिक भी हो सकता है या यांत्रिक भी हो सकता है। तो आपने देखा होगा हम किचन में एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, वॉशरूम्स में एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, जिससे कि यंत्रों के द्वारा जो खराब हवा है उसे बाहर भेजा जा सके, और रोशनदानों के द्वारा जो नेचुरल एयर है वो हमारे घर में आ सके। अगर नेचुरल एयर घर में नहीं आती है तो हम हेल्दी फील नहीं करते हैं, सिर दर्द होना, नींद ना आना, ध्यान केंद्रित ना होना, ये सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो हमें घर के लिए जब भी हम अपना घर बना रहे होते हैं या उसकी योजना बनाते हैं तो हमें लाइटिंग इफेक्ट का, रोशनी का और हवा का ध्यान रखना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सफाई और स्वच्छता सुविधाएं। हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने घर की साफ सफाई और अपने आसपास के वातावरण की साफ सफाई के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हम हाइजीन और सैनिटेशन का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे घर का एनवायरनमेंट भी खराब हो जाएगा और हमें हाइजीन और सैनिटेशन के कारण बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है। इसलिए जब भी घर की योजना बनाई जाती है तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें साफ सफाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए योजना के अंतर्गत, प्लानिंग के अंतर्गत, की सफाई की सुविधा हो, जैसे कि जो फर्श बनाया जा रहा हो उसमें पूरी ढलान हो, उसमें ऐसा ना हो कि वहां पे पानी इकट्ठा हो रहा हो। धूल को रोकने का प्रावधान हो, यानी कि खिड़कियां बनाई जाए जिसमें से रोशनी भी आए, हवा भी आए, पर धूल कण कम से कम आए। दरवाजे प्रॉपरली होने चाहिए और भवन में जो वॉशरूम्स हैं, जो टॉयलेट्स हैं, उनका जो पानी जा रहा है वो बिल्कुल सही तरीके से जाना चाहिए। उनका जो अम, बाहर निकलने की जो सुविधा है, पानी को बाहर निकालने की जो व्यवस्था है वो प्रॉपर होनी चाहिए। शहरों में तो ये घर के अंदर ही बने हुए होते हैं, पर ग्रामीण घरों में अगर हम देखेंगे तो वहां पे जो वॉशरूम्स वगैरह होते हैं, बाथरूम होते हैं, वो घर के पिछवाड़े में होते हैं या आगे की तरफ होते हैं, जो कि अन्य कमरों से दूरी बनाए हुए होते हैं और वहां पे इस कारण सफाई बनी रह सके। तो यह ध्यान में रखकर या तो वो घर में पीछे की तरफ बनाए जाते हैं या आगे की तरफ सेपरेट बनाए जाते हैं, जिससे कि वो कमरों से दूर हो सके। तो हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए योजना बनाते समय। फिर है वायु का परिसंचरण, नेक्स्ट पॉइंट है। तो इसमें हर कमरे के अंदर जो एयर का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। उत्तम परिसंचरण का क्या अर्थ है कि घर के प्रत्येक कमरे का स्वतंत्र प्रवेश द्वार हो, इसमें सदस्यों की एकांतता बनी रहे, यानी किसी को भी कोई डिस्टरबेंस ना हो, सबकी प्राइवेसी बनी रहे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवहारिक बातें। स्थानों की योजना बनाते समय कुछ व्यवहारिक बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें कि संरचना की मजबूती तथा स्थिरता, यानी कि जो भी घर बनाया जा रहा है वो मजबूत होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, सौंदर्यपूर्ण होना चाहिए, यानी कि सुंदर होना चाहिए। और अगर इन फ्यूचर वहां पे कोई एक्सटेंशन करना हो, एक्सटेंशन का मतलब है जैसे एक कमरा और बढ़ाना हो, किचन बड़ी करनी हो, स्टोर रूम बनाना हो, तो इसका पहले से ही प्रावधान रखना चाहिए, उसको योजना में इंक्लूड करके काम को किया जाना चाहिए। लास्ट पॉइंट है रमणीयता। योजना के सामान्य विन्यास द्वारा रमणीयता पैदा की जाती है। मितव्ययिता पर समझौते किए बिना स्थान की योजना सुरुचिपूर्ण होनी चाहिए। रमणीयता का अर्थ है कि वह हमें सुंदर लगनी चाहिए, वो किसी को भी देखते जब भी वो हमारे घर को देखें तो वो सुंदर प्रतीत होना चाहिए, साफ सुथरा प्रतीत होना चाहिए, और जहाँ पे हम रह रहे हैं वहां पे हमें सुकून मिलना चाहिए। हमें इस प्रकार की योजना बनानी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, जहाँ पे हमने स्पेस मैनेजमेंट की बात की है, हमने टाइम मैनेजमेंट की बात की है, यानी स्थान व्यवस्थापन और समय के व्यवस्थापन की बात की है। अब मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस लिए हैं जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है, पर आप ये क्वेश्चन आंसर अपने आप करेंगे, जिससे कि आपके वो नोट्स भी बन जाएं और आपको पता चलेगा कि आपका फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो के दौरान आपने कितना समझा है, क्योंकि आंसर दोनों इसी वीडियोस में है। तो अब आपको थोड़ा उन्हें समझना होगा और उसमें से देख के आपको अपने क्वेश्चन आंसर करने होंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है समय संसाधन और स्थान संसाधनों का वर्णन कीजिए। आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है और उसके बारे में बताना है कि टाइम रिसोर्सेज क्या है और स्पेस रिसोर्सेज क्या है, उसके बारे में लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि समय प्रबंधन क्यों जरूरी है, समय और कार्यविधि योजना के विभिन्न चरणों पर चर्चा करें। तो हम अपनी ऊर्जा को और समय को बचा सकते हैं और इसके लिए हमें अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए, जिससे कि हम अपने सभी कामों को सुचारू रूप से कर सकें। समय प्रबंधन के साधन कौन कौन से हैं, किन साधनों का उपयोग करके हमें समय प्रबंधन किया जाना चाहिए, इसके बारे में लिखना है। स्थान प्रबंधन की परिभाषा देनी है और उसके नियोजन के सिद्धांत, जिसमें हमें हवा किस प्रकार होनी चाहिए, प्रकाश किस प्रकार आना चाहिए, साफ सफाई का कैसे ध्यान रखना चाहिए, ये सारा कुछ बताना है। अपने एक दिन की का टाइम टेबल बनाना है। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि आपका नाम जैसे राधा है और आप अपने एक दिन की दिनचर्या के बारे में लिखिए या टाइम टेबल बनाइए, समय सारणी बनाइए। तो आपको सुबह से लेके उठने के बाद से लेके और सोने तक आप
क्या क्या काम करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। कार्य सरलीकरण को परिभाषित करना, इसको परिभाषित करने का भी प्रश्न पूछा जा सकता है और उसके स्तरों के बारे में भी पूछा जा सकता है। समय प्रबंधन की स्थितियों का वर्णन कीजिए, जिसमें हमने पढ़ा कि ग्राफ के द्वारा हमने पढ़ा कि पीक आवर्स क्या होते हैं, विश्राम अवस्था क्या होती है। तो ये सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। स्टूडेंट्स, अब आप अपनी कॉपी में इसके नोट्स बनाएं, इसके क्वेश्चन आंसर करें और इसे याद करें। यहाँ पे आपका 10th चैप्टर है, उसका ए पार्ट हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया था, आज हमने इसका सी पार्ट कंप्लीट कर लिया है। इस साल के सिलेबस में आपके खाली 10th चैप्टर के अंदर ये दो ही पार्ट आ रहे हैं, पार्ट ए और सी। अब हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। जब तक आप इसे कंप्लीट करें, इसके नोट्स बनाएं और क्वेश्चन आंसर करें। और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो स्टूडेंट्स प्लीज प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो इससे जो दूसरे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि इस कोविड के कारण बुक्स नहीं खरीद पा रहे हैं, तो उनके पास पूरा स्टडी मटेरियल पहुंच जाएगा। मैंने एनसीईआरटी की किताब की हर एक लाइन को इसमें इंक्लूड किया है, जिससे पूरे पूरे नोट्स आपके पास पहुंच सके। मैं चाहूँ तो इसको शॉर्ट भी कर सकती हूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इस समय ये बहुत ही टफ टाइम चल रहा है, जिसमें हमें घर में रहना है और आप तक सारा स्टडी मटेरियल भी पहुंचाना है। तो स्टूडेंट्स, आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।